नमस्कार। कल हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें डेजर्ट था। और क्या क्या था कल? डेजर्ट था और क्या था? हाँ, ग्रासलैंड थे। ये ग्रासलैंड है। और ये क्या है? ये तो परसों का है। ये हमारा क्या कहते हैं इसको? वेव, कोल्ड वेव और हॉट वेव है ना, धाराएं जो भी, करंट। ठीक है, ये भी पढ़ा था। अब हम थोड़ा एक बार जो डेजर्ट के बारे में पढ़ा था ना लास्ट में, जल्दी कर लेता है उसको, हम थोड़ा एक बार सही से कर लेते हैं। डेजर्ट के बारे में पढ़ा। देखो, अमेरिका में कौन सा डेजर्ट पड़ता है? अमेरिका में कौन सा डेजर्ट पड़ता है? जैसे वो पड़ता है मोजावे एंड एरिजोना। मोजावे एंड एरिजोना। मोजावे एंड एरिजोना। मोजावे एंड एरिजोना। ठीक है, तो मोजावे कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया पड़ता है। कैलिफोर्निया पड़ता है। ठीक है, और एरिजोना इस नीचे पड़ जाता है। और यहाँ कौन सा पड़ता है? ये आटाकामा डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट पड़ता है। और पेंटागोनिया, आटाकामा और पेंटागोनिया। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट। और यहाँ कौन सा पड़ता है? नामीबिया बिया। और यहाँ कौन सा? कालाहारी। ठीक है, ये कौन सा पड़ता है? सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 डेजर्ट पड़ते हैं। कौन से? सैंडी, गिब्सम और विक्टोरिया। सैंडी, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। इसको कैसे आता है? 7 GB। 7 7 GB। 7 से 7 से सैंडी, जी से गिब्सन और वी से विक्टोरिया। ठीक है, और देखो शान शान का डेजर्ट पड़ता है। शान का डेजर्ट कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में कौन सा? शान डेजर्ट। शान का डेजर्ट शान का डेजर्ट 2 नदियों के पीछे पड़ता है, एक शाल्वीन और इरावती। हाँ, ये 2 नदियों के पीछे पड़ता है शान का डेजर्ट। और गोबी का डेजर्ट कौन सा? गोबी डेजर्ट क्या है? सबसे ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि यहाँ पे साइबेरिया पड़ जाता है। साइबेरिया की जस्ट हवाएं ना, ठंडी हवा ना यहाँ आती हैं गोबी के डेजर्ट में सीधे, तो ये बहुत ठंडा हो जाता है। गोबी का डेजर्ट सबसे ठंडा डेजर्ट, दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट है गोबी का डेजर्ट। और यहाँ पे कौन सा? टकला मकान। ये जिंगजियांग प्रोविंस होता है, चाइना का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, जिंगजियांग प्रोविंस, उसमें है ये जिंगजियांग प्रोविंस, जहाँ पर उइगर मुस्लिम रखे हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पर? ये थार का डेजर्ट, थार का इंडिया का है। और पाकिस्तान में कौन सा है? पाकिस्तान में क्या नाम है? एक डेजर्ट है जो कि इंडस और सतलज, इंडस और चेनाब, हाँ, इंडस और चेनाब के बीच में पड़ता है। इसका नाम है क्या नाम है इसका? नहीं, ये डेजर्ट नहीं है, वो तो प्लेटू है। इंडस और उनके नदियों के बीच में डेजर्ट नहीं पड़ता है ना। डेजर्ट तो वहाँ पड़ेगा जहाँ पर बारिश नहीं होती। नदियों के बीच में मौसम बहुत सही रहे, मतलब बीच इन द सेंस ह्यूमिडिटी रहेगी ना वहाँ पर, तो यहाँ नहीं होगा। बट यहाँ पर जो थार का डेजर्ट है, थार का डेजर्ट है ना, वो पाकिस्तान में वो जो फैलता है ना, मतलब अपने जो थार का डेजर्ट कहाँ पर है तो कहाँ? वेस्टर्न राजस्थान में है। लगभग 40% राजस्थान में तो हरियाली है, बट 50% या 60% हरियाणा राजस्थान है जो, वो राजस्थान का थार का डेजर्ट पड़ता है। लेकिन कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में भी पड़ता है। उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, टकला मकान हो गया। टकला मकान हो गया है। दस्ते लूट, हाँ, ये जो ईरान वाला पार्ट है ना, ईरान में, ये साउथ, यहाँ ईरान पड़ता है। ईरान में दस्त ए लूट, इसको क्या कहते हैं? दस्ते लूट कहते हैं। ठीक है, अरब का डेजर्ट, ये अरब का डेजर्ट है। अरब का डेजर्ट तो अरब में ही होगा। थार डेजर्ट, अरब का डेजर्ट, दस्ते लूट। और देखो यहाँ पर ये कहीं ईस्टर्न डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? ये जो ना रिवर नाइल और रेड सी के बीच में ईस्टर्न डेजर्ट। और ये नूबियन डेजर्ट। क्या है? नूबियन डेजर्ट। ईस्टर्न डेजर्ट ऊपर है, नूबियन डेजर्ट इसके जस्ट नीचे है, नूबियन डेजर्ट। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये तुम्हारा ये साउथ सूडान है ना, साउथ सूडान के जस्ट वेस्टर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, वहाँ पड़ता है। कौन सा?
न्यूबियन डेजर्ट, और ये तुम्हारा इजिप्ट के जो साइड वाला पार्ट पड़ता है ना, वहाँ पड़ता है उसी ईस्टर्न डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रकार डेजर्ट हमने पढ़ लिए थे, सारे डेजर्ट ये हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब क्या पढ़ना था कल 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 अब थोड़ा एक आध चीज़ प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं। देखो प्रोटोकॉल है जो कि नया पेज, अब तो पेज भी खत्म है, लास्ट पेज है ये। कोई पेज भी नहीं है इसमें, पढ़ लें क्या हम, इसमें पढ़ लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं प्रोटोकॉल। तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, कौन सा, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 1987 में आई थी। इसमें क्या था कि ओजोन की जो परत है ना उसको बचाने के लिए था, क्या था, ओजोन की लेयर को बचाने के लिए था, ठीक है। बस तो याद रखना, ओजोन की लेयर को बचाने के 1987 में आए थे, और ओजोन की लेयर को बचानी थी। और ओजोन की लेयर की जो ओजोन की लेयर में जो छेद है ना वो कहाँ पर है, वो अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। ओजोन में छेद होने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, तो बहुत कोल्ड टेम्परेचर और क्लोरीन गैस भी चाहिए होती है ना। तो वो सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में नहीं इतना ठंडा, क्योंकि वहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा पड़ जाता है। सारे कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, सदर्न हेमिस्फीयर में तो कॉन्टिनेंट है नहीं है कोई, इसलिए सदर्न वाला पोर्शन ज़्यादा ठंडा ठंडा रहता है, क्योंकि जो लैंड एरिया है ना वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो गर्म ऑलमोस्ट वो वाला सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म रहता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए अंटार्कटिका ना बहुत ठंडा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ओजोन में जो लेयर है ना उसमें छेद होगा ये, ठीक है। मुंडन प्रभाव, पृथ्वी सम्मेलन, अर्ध समिट, जो 1992 में हुई थी रियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ठीक है। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था जो इन्वायरमेंट है ना उसको सुरक्षित करना, इन्वायरमेंट, पूरी पृथ्वी को सुरक्षित करना। इन्वायरमेंट मतलब टेम्परेचर ना बढ़ने पाए ज़्यादा, ओजोन लेयर को भी ठीक ठाक रखना, पॉल्यूशन ना बढ़ने पाए ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, ये सब इसी के अंतर्गत था। डिजर्टिफिकेशन ना हो, मतलब डिफॉरेस्टेशन ना हो, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन है, मतलब डेजर्टिफिकेशन तो उल्टा होता है ना, डेजर्टिफिकेशन तो अच्छा होता है, डेजर्टिफिकेशन नो, डी डेजर्टिफिकेशन गलत हुआ। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी जगह में सब डेजर्ट का बनना, किसी जगह का मरुस्थल बनना। तो डेजर्टिफिकेशन को रोकना, क्या करना, क्या करना, डेजर्टिफिकेशन को रोकना और डिफॉरेस्टेशन को रोकना, और पानी की जो पॉल्यूशन है, पानी का पॉल्यूशन है उसको भी ख़त्म करना, मतलब कि जिससे पृथ्वी को नुकसान होना वो सारी चीज़ों को रोकना। ये सब पृथ्वी सम्मेलन में था। इसकी फर्स्ट मीटिंग 1992 में हुई थी, ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन के थ्रू, इसमें कुछ बता दो, पृथ्वी सम्मेलन थ्रू क्या हुआ था कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस संस्था का निर्माण हुआ था 1994 में, ठीक है। और 1995 में इसकी जो अर्थ समिट हुआ था, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1। और अब तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कितनी हो चुकी है, 26, मतलब 1995 से जोड़ लो, 95, 96, 97, 98, 99, 100, मतलब 2000, ठीक है, 6 और 20, 21 साल, और ये तो हो गए 21 और 6 कितने, 26। और अभी जो 26 में हुई थी ना वो कहाँ हुई थी, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में हुई थी, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है COP21। ये कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ये सब पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस, जिसमें क्या था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है,
और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाए, ठीक है। इसमें ये किया गया था, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल ये कहा थी 1997 में। 1995 में हुई थी फर्स्ट मीटिंग, 95, 96, 97, ये तीसरी मीटिंग थी। इसको कहते हैं COP3, ठीक है। इसमें क्या गया था, इसमें कहा गया था कि सन 2012 तक ना जो टेम्परेचर है, जो लक्ष्य है हमारा, उसको गेन कर लेना है। कि 2012 तक का लक्ष्य रखा था कि हाँ इतने डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कम करना है, और कार्बन का जो प्रोडक्शन है वो उतना कम करना है, कार्बन सिंक को बनाना है। बट 2012 तक कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए सन 2012 में कोई थी दोहा दोहा डिक्लेरेशन हुई थी, सन 2012 में। इसको कहते हैं COP18 कहते हैं, ठीक है, 2012 में हुई थी। इसमें कहा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो टाइमिंग है वो 2020 तक बढ़ा दो। तो क्योटो प्रोटोकॉल की टाइमिंग को 2020 तक बढ़ा दें, क्योंकि लक्ष्य को 2020 तक लगाएंगे। अब क्या है 2020 तक, फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2021 में हुआ था ना, तो उसमें कहा गया था कि 2020 तक जब क्योटो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, फिर 2020 के बाद क्या करेंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ना उसकी जो कंडीशन है उसको लागू करेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट उसकी कंडीशन में क्या था कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है ना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, और कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाए, ठीक है। और सभी कंट्रियाँ कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने INDC मतलब कि होता है इंडिविजुअली डिटरमाइन गोल कुछ करके, जैसे कि मैंने खुद डिवाइड कर लिया INDC, इंडिविजुअल नेशन डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, ऐसी कुछ है। ये इसका फॉर्म अभी नहीं, देखो, डिटरमाइन इंडिविजुअल नेशनली डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी है, ठीक है। तो इसमें ये था कि मैं बताऊंगा कि हाँ मैं कितने समय तक, कोई देश कितने समय तक अपना कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इंडिया कह रहा था कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। बहुत लंबा समय, 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। फ्रांस, रशिया कह रहा 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसे चाइना कह रहा 2060 तक, चाइना भी कह रहा था 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 60 तक, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंट्रियों ने कहा था ऐसे ऐसे करेंगे हम। इंडिया ने भी कहा था, और इंडिया ने भी कहा था कि सन 2030 तक हम जो 2005 का जो कार्बन है ना उसका हम 20 से 30% तक कम कर देंगे कंपेयर टू 2005 में जितना था, ठीक है। मान लो 2005 में कितना था, 10 यूनिट था, ठीक है। तो 10 का कितना परसेंट, 30%, कितना, 30 मतलब 3 मतलब 7 तक कर देंगे। अगर 10 था तो 7 या 4-6 तक ला देंगे 2030 में पोल्यूशन को, मतलब कम करते हैं 2025 के 5 के अपेक्षा में। और इसी में जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, इसमें कार्बन क्रेडिट की बात कर गई थी, कार्बन क्रेडिट की बात कर रही थी। मतलब कि क्रेडिट की बात ये थी कि कोई भी देश को कार्बन क्रेडिट दिया गया है, कि मतलब कि जैसे कि मान लो इंडिया को 100 कार्बन क्रेडिट दिया गया है, चाइना को 200 कार्बन क्रेडिट दिया गया है, ठीक है, चिले को 50 कार्बन क्रेडिट दिया गया है, ठीक है। तो 100 यूनिट, 200 यूनिट और 50 यूनिट, तो क्या है, इंडिया 100 यूनिट बढ़ा सकता है, चाइना 200 यूनिट कर सकता है, और चिले और ये चाइना और ये इंडिया, ठीक है, 100 यूनिट कार्बन एमिट कर सकता है, और ये चाइना 200 यूनिट कार्बन एमिट कर सकता है, और चिले 50 यूनिट कार्बन एमिट कर सकता है, ठीक है। मान लो इंडिया ने क्या किया, 100 यूनिट से ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया, मान लो इसने कर दिया 110 यूनिट कार्बन एमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या 10% ज़्यादा हो गई, 10 यूनिट ज़्यादा हो गई। और मान लो चिले ने 40 किया या फिर 30 किया, ठीक है, 30 यूनिट इसने ख़त्म किया। चिले ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब ये कम ही करता है कार्बन एमिट, 30 यूनिट किया, तो इसके बाद 2 यूनिट तो सरप्लस में है, तो अब ये चाहे 2 यूनिट इसको बेच सकता है, कि 20 यूनिट है तो 10 यूनिट इसको बेच दे, तो इसका क्या है कि इसकी बराबरी हो जाएगी, और बदले में इसको रुपये दे देगा। इस प्रकार से मान लो चाइना ने 200 यूनिट था, इसको 210 हो गया, 210 इसने खत्म कर, 210 तक इसने यूज़ कर लिया, 10 यूनिट एक्स्ट्रा कर लिया। अब इसके बाद 20 थे ना, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, ठीक है, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी, और बदले में इसको रुपये दे देगा। तो ये क्या है, कार्बन को एक मार्केट बना दिया, मतलब कार्बन ट्रेडिंग वाली बात हो गई, कार्बन ट्रेडिंग की बात हो गई। तो इससे क्या रहेगा कि हाँ कुछ तो इंसेंटिव दिया जाएगा ना, मतलब जो ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए कि भाई नहीं हमें को रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस हिसाब से ये क्योटो प्रोटोकॉल में ये प्रावधान था इसका। अब देखो 1972 में लोग
पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे अच्छी तरह से। और 1972 में पहली मीटिंग हुई जिसका नाम था स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। इसमें कहा गया कि भाई हम क्या है कि जो इन्वायरमेंट है ना उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक मतलब कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है ना, उसको हम एक लिमिटेड अमाउंट जो कि रिक्वायरमेंट होता है एटमॉस्फेयर की उससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। इसके बारे में से बात करती है, उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम कन्वेंशन। और इसी स्टॉकहोम कन्वेंशन में ना UNEP का निर्माण किया गया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी कहाँ है? ये रहता नहीं है, ठीक है। इसमें इसका किया गया था कि भाई अब हम पोल्यूशन के जो कर रहे हैं ना, अर्थ पोल्यूशन प्री इंडस्ट्रियल एरिया से पोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया तक हम लोग जो पोल्यूशन कर चुके हैं ना, वो थोड़ा दिखने लगा था भाई, कोई भी कोई चीज़ डूबने लगी थी, है ना, ठीक है। ये ऐसा था नेहरू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और अभी जो कॉप 26 हुई है वो कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में हुई। स्कॉटलैंड में वो इस जगह का नाम क्या है वो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। उसका नाम कॉप 26 है ग्लासगो कहाँ? ग्लासगो शहर में कॉप 26 ग्लासगो शहर में। और कॉप 25 कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी। कॉप 25 कहाँ हुई थी? स्पेन। कॉप 25 कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी। और ठीक है, स्पेन में कौन सा? मैड्रिड शहर है था, उसमें हुई थी कॉप 25, ठीक है। इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि भाई हम नेशनल में कह रही है कि हाँ इतना हम कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे तो अपने अपने लक्ष्य देना है। इंडिया ने लक्ष्य दिया था कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 2070 तक। और 2030 तक हम अपने जो 2005 की जो पोल्यूशन है ना उसकी अपेक्षा में हम लोग 30 से 35% तक कम कर देंगे, ठीक है। और 2030 तक हम अपनी ऊर्जा का 40% जो आपूर्ति है ना वो हम नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है ना उसी से करेंगे। ये तुम्हारा ये INDC है। और ये कॉप 25 में इंडिया ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हम इसके प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। प्रोटोकॉल के बाद हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटोकॉल UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के परमानेंट मेंबर कितने? 5। कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप से स्टार्ट करो तो इंग्लैंड, फ्रांस, USA, रसिया और कौन है? चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन है? USA, इंग्लैंड, रसिया, चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई इसी एक मुद्दे पर अगर चार कंट्री सहमत है बट कोई एक सहमत नहीं है तो कहेगा नहीं हम सहमत नहीं है, तो फिर वो सारा जो एक्ट जो बिल है वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो पारित नहीं हो पाएगा, है ना। किसी भी चार को पसंद 4 सहमत हो बट एक सहमत नहीं है तो वो पारित नहीं हो सकता। और 10 मेंबर और हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है और ये रोटेशन बेसिस पे होते रहते हैं। इंडिया भी अभी था 2021 में ना, इंडिया भी इसका मेंबर था, 2 साल के लिए रहता है, ठीक है। 10 मेंबर होते हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर, 10 मेंबर होते हैं और ये रोटेशन बेसिस पे ये इसके होते रहते हैं, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज है ना इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी है? 6 ऑफिशियल, जिसमें इंग्लिश, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। इंग्लिश, फ्रांस, स्पेन, रशियन आता है, चाइनीज़ आता है और वो अरबी लैंग्वेज रहती है। ये 5 लैंग्वेज रहती है। कोई भी देश अपनी लैंग्वेज को डाल सकता है बट ये कि जो लैंग्वेज को जो ट्रांसलेशन का जो खर्चा ना उसी देश को उठाना पड़ेगा। बट इसका जो ऑफिशियल वर्क है ना इसका 2 इंग्लिश और फ्रेंच में होता है। इसका ऑफिशियल वर्क इंग्लिश और फ्रेंच में होता है। जो सबसे बाद में जो भाषा जोड़ी गई थी ना उसका नाम क्या है? उसका नाम है
ये जो ना मुस्लिम मुस्लिम वाली भाषा है, क्या कहते हैं, अरबी। अरबी सबसे बाद में कहते हैं। ठीक है ठीक है, अब ये हमारा यूएनओ के बारे में नहीं हो गया। अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं रेलवे। रेलवे आज हमारे पास पेज की कमी है, कल पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी हम जुगाड़ कर लेते हैं। क्या पढ़ना है, रेलवे। रेलवे फैक्लैंड आइलैंड है, तो यहाँ से फैक्लैंड की धारा आती है, यहाँ से कोल्ड। देखो यहाँ पे क्या है, वैनकूवर, और यहाँ पे क्या है, हेलिक्स। वैनकूवर और हेलिक्स, इसके बीच में जुड़ती है ना, इसको कहते हैं ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक। कौन सी कैनेडियन पैसिफिक कहते हैं इसको, कहते हैं ट्रांस नहीं कहते, इसको कहते हैं कैनेडियन पैसिफिक। क्या कहते हैं इसको, मैं पेन से लिखता हूँ इसको थोड़ा, ताकि कम स्पेस गेन हो। का करी सरकार पेंसिल नहीं पड़ता है, यार इस रेड पेन कहाँ गया, वो रखा दूर है बहुत, तो मैं इससे लिख देता हूँ, इससे लिख देता हूँ। जो कहते हैं कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इज दिस विजिबल ना, यस दिस इज विजिबल, कैनेडियन पैसिफिक है। और यहाँ से क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क। ये क्या है, न्यूयॉर्क, सेंट फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल पैसिफिक। अरे मैंने बताया नहीं, मैं बता क्या रहा हूँ, ये ट्रेन है, ट्रेन है मतलब रेलवे, जो कि सबसे बड़े रेलवे हैं, जो सबसे बड़े रेलवे ना, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से और यहाँ पे ये जो पड़ता है ना, अर्जेंटीना इधर क्या है, ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पे होता है बालपराजो, ये चिले का है, एक शहर है बालपराजो, सो कहते हैं वालपरासो। इसको जोड़ने वाला, इसको कहते हैं ट्रांस एंडीज। क्या कहते हैं, ट्रांस एंडीज रेलवे। ट्रांस एंडीज रेलवे, ठीक है। और देखो, और हाँ, ये कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग, ये है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके ये पड़ता है रशिया, चाइना का वैनकूवर आइलैंड, सॉरी व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, कहते हैं इसको ट्रांस साइबेरियन। और देखो यहाँ से क्या है, इसके कहते हैं क्या, कायरो से केप तक, केप ऑफ गुड होप, यहीं पे आया था ना, कौन सा आया था, वास्को ड गामा में यहाँ रुका था। तो इससे पहले एक और पर्सन था जो यहीं तक आया था केवल, उसको डायरे कहते हैं उसको, कुछ बाल्थिस्तारो डायरे कहते हैं उसको, जस्ट वन सेक क्या कहते हैं उसको, बार्थोलोमियो डियाज जो यहीं तक आया था, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज इंडिया के लिए आया था, बट यहीं तक रुक के गया था, बस यहीं तक है। इसके बाद आया था वास्को डी गामा। ट्रांस साइबेरियन कहते हैं इसको, केप काहिरा रेल मार्ग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ये केप है ना, केप ऑफ गुड होप, केप, और ये कायरो, केप कायरो रेल मार्ग, केप कायरो।
यहाँ पर्थ से लेके सिडनी, पर्थ से लेके सिडनी, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ठीक है। केप कायरो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल। और यहाँ देखो, यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है थेरेस, थेरेस पड़ता है ना, इस्तांबुल, इस्तांबुल, अंतोलिया एंड थ्रेस, ऊपर वाले थ्रेस कहते हैं ना। तो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है ना, वो दो भागों में जाती है। यहाँ से एक जाती है लंदन की तरफ, एक जाती है पेरिस की तरफ, लंदन की तरफ जाती है और एक जाती है पेरिस की तरफ जाती है। जो लंदन की तरफ जाती है ना, उसको कहते हैं यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंट, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंट। और जो पेरिस की तरफ जाती है उसको कहते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये चीज़ है। एक बार देख लेते हैं जो यहाँ से वैनकूवर आइलैंड, वैनकूवर आइलैंड में क्या था इम्पोर्टेंट, वैनकूवर आइलैंड से जो वो था ना, हमारे इंडियन के जो फ्रीडम फाइटर थे ना, वो कलकत्ता से कलकत्ता के एयरपोर्ट से, पोर्ट से लेके, कलकत्ता के पोर्ट से लेके यहाँ वैनकूवर आइलैंड तक गए थे, ठीक है। बट वैनकूवर आइलैंड में उनको एंट्री नहीं मिलती। और जब फिर वो दोबारा लौट के कलकत्ता के बंदरगाह पहुँचे थे ना, तो अंग्रेजों ने उनको मार दिया था। कलकत्ता के बजबज बंदरगाह था जहाँ तक वो, और उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उस जहाज़ का नाम था, क्या नाम था उस जहाज़ का नाम था, क्या नाम था,